नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आज का जो टॉपिक है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन, मानी मानक संवहन ऊष्मा। किसी पदार्थ के एक मोल को उसके तत्वों द्वारा निर्माण में हुए ऊष्मा परिवर्तन को हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। मानी एक मोल पदार्थ बनने में जितना ऊष्मा परिवर्तन होता है उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन या फॉर्मेशन एंथैल्पी चेंजेज इसके द्वारा डिफाइन करते हैं। यदि इस निर्माण हेतु उपयोग में आएगी क्रियाकारक अर्थात तत्व मानव अवस्था में 298.15 किलो केल्विन टेम्परेचर और 1 वायुमंडलीय दाब में है तो ये उष्मा जो कहलाती है उष्मा मानक संवहन उष्मा कहते हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। यानी एक मोल पदार्थ को बनने में जितना हीट एक्सचेंज होता है, हीट चेंजेज होता है, उस चेंजेस की स्टडी है। और वो स्टडी अगर 298 केल्विन टेम्परेचर जो कि हम मानक टेम्परेचर मानते हैं और 1 वायुमंडलीय दाब के ऊपर होती है तो ऐसी कंडीशन में तो उसको हम डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। यानी किसी निश्चित ताप और दाब पर प्रत्येक यौगिक एक निश्चित एंथैल्पी होती है। यद्यपि किसी यौगिक के लिए उस पे निरपेक्ष मान की गणना करना आसान नहीं है, लेकिन एक मानव किसी तत्व के मानक संवहन ऊष्मा का मान अगर वो नॉर्मल स्टेट में है तो 0 होता है। शून्य मान का निरपेक्ष मान निकाला जा सकता है यदि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है, CO2 बन रही है, तो इसमें जो उसकी मानक संवहन ऊष्मा डेल्टा H0 की वैल्यू होती है -393 किलो जूल होती है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मानक संवहन ऊष्मा का मान कितना होता है 393.5 किलो जूल होता है। चूंकि कार्बन और ऑक्सीजन तत्व है तो इसकी एंथैल्पी कैसी मानी जाती है, शून्य मानी जाती है। इस प्रकार हम डेल्टा H इक्वल टू क्या कहते हैं, उत्पाद की एंथैल्पी माइनस अभिकारक कार्बन वो की एंथैल्पी कह सकते हैं, या अभिकारक की एंथैल्पी इक्वल टू CO2 की एंथैल्पी। उत्पाद में से अभिकारक की एंथैल्पी अगर हम बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, उसकी CO2 मानी उत्पाद टोटल एंथैल्पी आ जाएगी और उसकी वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। तो डेल्टा H इक्वल टू CO2 इक्वल टू शून्य एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है उसके डेल्टा H की CO2 के बराबर होती है। ऋणात्मक चिन्ह भी देखने को मिलता है। एक मोल के बनने में उष्मा मुक्त हुई है अर्थात उष्मा क्षेपीय विक्रिया है, अर्थात यौगिक उसके अवयवी तत्वों से अधिक स्थायी है। इस प्रकार एक अभिक्रिया हम देख रहे हैं जैसे कि ये H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। इस समय यहां पर किसकी डेल्टा H की वैल्यू किस में मिल रही है, प्लस में मिल रही है। तो डेल्टा H जो क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। कि संवहन की धनात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि एक मोल के संवहन के लिए तंत्र को उष्मा दी गई है, अर्थात उष्मा शोषी विक्रिया का उदाहरण है ये। इस प्रकार यौगिक का अपने अवयवी तत्वों की तुलना में ये ज्यादा स्थायी है, माने H2 और I2 की तुलना में HI ज्यादा स्थायी है। ये इसकी स्टेबिलिटी को शो करता है। अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक मान एंथैल्पी वाले यौगिकों को क्रमशः उष्माशोषी उष्माक्षेपी यौगिक कहते हैं। कि उष्माशोषी कौन हुआ और उष्माक्षेपी कौन हुआ। डेल्टा H0 इक्वल टू HI की एंथैल्पी और उसकी एंथैल्पी की बात करें, H और I की एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो डेल्टा HI की एंथैल्पी शून्य होती है और डेल्टा HI की एंथैल्पी अगर प्लस जो शून्य होनी चाहिए, लेकिन ये मान मिल रहा है, इसका मतलब ये और अधिक स्थायित्व की ओर इंगित करता है। यौगिकों के लिए मानव संवहन ऊष्मा का मान अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। जैसे डेल्टा H0 जल के लिए लिक्विड स्टेट में ये होता है, गैस में होता है HCl, HBr, सबके लिए इसके पदार्थ और उसके एंथैल्पी की वैल्यू दी गई है। इसी तरह ये कार्बनिक यौगिकों में CH4 के लिए -74.8 होती है। इस तरह से बेंजीन के लिए +49.0 होती है। यानी ये बेंजीन कार्बन और हाइड्रोजन की अपेक्षा ये ज्यादा स्थायी है। ये इंगित करता है कि ज्यादा स्टेबिलिटी है। यहाँ पर हम मेथेन की बात करें तो यहाँ माइनस में या प्लस में, तो दोनों वैल्यू में ये ज्यादा स्थायी है, ये कम स्थायी है। तो मानी कि इस द्वारा भी हम उसकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी तत्व के एक से अधिक अवस्था में पाए जाने पर अधिक स्थायी अवस्था कौन सी होगी, एंथैल्पी को ही शून्य मान लिया जाता है कि इसके द्वारा हम एंथैल्पी के द्वारा इसकी निकाल सकते हैं। अब इसकी उपयोगिता क्या है, विभिन्न अभिकारकों और उत्पादों को मानक संवहन ऊष्मा ज्ञात होने पर तत्वों के लिए उसके मान को शून्य मानते हुए किसी विक्रिया के लिए ऊष्मा परिवर्तन का गणना कर सकते हैं। डेल्टा H0 इक्वल टू अभिक्रिया के लिए सिग्मा ऑफ H0 उत्पाद माइनस अभिकारक, माने उत्पाद में से अभिकारक के बाद की निकाल देंगे तो उसकी अभिक्रिया क्या जाएगी।
अब इसको ज्ञात करने के लिए अलग अलग जो लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री के रूल्स माने उष्मा रसायन के नियम दिए गए हैं। तो उष्मा रसायन के जो नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित उष्मा रसायन विज्ञान के अपने नियम को जो दिए गए हैं उनको कहा जाता है उष्मा रसायन विज्ञान के नियम या लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहला जो नियम आता है लवासियर और लेप्लेस का लॉ है। लवासियर का किसी यौगिक के तत्व द्वारा निर्माण में मुक्त हुई उष्मा अथवा तत्वों के वियोजन करने के लिए मतलब बनने में लगे या तोड़ने में लगे, दोनों चीजें साथ साथ देखनी पड़ेगी कि किसी तत्व के किसी यौगिक के तत्व द्वारा निर्माण से मुक्त हुई उष्मा अथवा तत्व के वियोजन होने के लिए आवश्यक उष्मा का मान समान होता है, केवल चिन्ह विपरीत होता है। ऐसा नहीं हो कि जैसे H2O को हम H2O जो है प्लस H2 और इसमें ऑक्सीजन है, इसको टूट रहा है, ये गैस है और लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसमें जो चेंजेस में जो वैल्यू है वो इसका उल्टा करूं मैं, लिक्विड से वापस गैस में चेंज कर रहा हूं तो वैल्यू लगभग नहीं बिल्कुल वैल्यू समान होगी, बस साइन का अंतर होगा। अर्थात H2 लिक्विड की निर्माण में मुक्त हुई उष्मा, इसके विपरीत अभिक्रिया में आवश्यक उष्मा संख्यात्मक मान समान होता है, सिर्फ चिन्ह इसका विपरीत होता है। जैसे H2 प्लस CO2 इक्वल टू CO2 प्लस H2 बनता है, इसमें भी सेम एग्जांपल है, वैल्यू सेम होगी, साइन अपोजिट होगा। इसके बाद में अब बात है हेंस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ सिविलाइजेशन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण उष्मा परिवर्तन समान होता है, चाहे उसे एक पद में संपन्न हो अभिक्रिया चाहे कई पदों में संपन्न हो। तो विभिन्न पदों में संपन्न हो चाहे एक पद में से अभिक्रिया में अवशोषित और उत्सर्जित उष्मा केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है उससे, अर्थात इसे अभिक्रिया उष्मा का लॉ ऑफ एडिटी ऑफ रिएक्शन हीट मानी सारी एनर्जी को जोड़ने के बाद एडिटिव है, संकलन का नियम भी कहते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। यदि हम ऐसे तंत्रों विचार करें जिसकी प्रारंभिक अवस्था X और दो विधियों द्वारा अलग अलग विधि द्वारा दूसरी अवस्था Y है, तो उसमें देखते हैं कि प्रारंभिक अवस्था A से उत्पाद B में परिवर्तित होता है, दूसरी अवस्था में उल्टा हो जाता है, तो भी उसकी जो कैलकुलेशन है हमारी जैसे A B, A से पदार्थ क्या बन रहा है B, फिर C और D, तो एक बन रहा है A से D, तो A से D A माने X से Y जो पदार्थ बन रहा है एक स्टेप A B C D और एक स्टेप डायरेक्ट, तो यहां पर H1 H2 और H3, तो डेल्टा H इक्वल टू होगा H1 प्लस H2 प्लस H3, मानी हेंस का स्थिर उष्मा संकलन का नियम ही कहता है पहली विधि में A से डेल्टा H, इसमें H1 H2 H3 तीनों को जोड़ देंगे, डेल्टा H H1 प्लस H2 प्लस H3 यानी कि जिसको बोल सकते हैं D माइनस H, इसमें से ये बाकी निकाल देंगे तो इन तीनों योग के बराबर होगा। माने कि स्टेप कितने भी हो रिएक्शन में उसकी टोटल जो एनर्जी चेंज है जो संकलन है माने जोड़ की जो वैल्यू होगी वो समान प्राप्त होगी। तो इससे हम ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को विपरीत दिशा में लिखा जा सकता है, इसमें संख्यात्मक मान तो समान होता है किंतु सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। रासायनिक समीकरण की माने कि कैसे भी लिखो आप उल्टी रख रहे हो सिर्फ वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ उसके साइन बदल जाएगा, मानी या तो निकलेगी या दी जाएगी। साथ ही समीकरण के दोनों भागों में गुणा करके इस तरह ग्रेफाइट में देखते हैं, जैसे ग्रेफाइट ये CO2 ये वैल्यू, और दूसरे पद में अगर मैं उल्टा करूं इसको यानी कि इसको दो स्टेप में रिएक्शन हो रही, कार्बन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और मोनोऑक्साइड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो उन दोनों की वैल्यू जो होगी हमारे को समान प्राप्त होगी। जैसे C प्लस O2 CO2 बनी, ये बन गई साहब इतनी एनर्जी, C प्लस CO प्लस ये होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो ये इतनी आएगी 393.5 किलो जूल आएगी। इस प्रकार दोनों विधियों से कुल हुई उष्मा समान होती है, तो हेंस के नियम की वैधता सिद्ध हो जाती है। हेंस का नियम ही कहता है कि अभिक्रिया कितने भी पदों में संपन्न होए, अभिक्रिया की टोटल जो उष्मा होगी वो सबके योग के बराबर प्राप्त होती है। धन्यवाद।